हेलो बच्चा पार्टी। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके क्लास में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें आज हम पहला लेक्चर देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ध्यान रखिएगा बच्चा लोग कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं जो आपके पास यहाँ है। देख रहे हैं एसएससी के हर एक एग्जाम में, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, जेई का क्वेश्चन हो, सीपी हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ये सिर्फ आरआरबी एसएससी का ही नहीं, जो भी आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो वहां से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री आप जानते ही हैं किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड कुछ इस तरीके से, तो ये आपका यूरोप है और ये आपका एशिया है। यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के बीच में ना प्राचीन काल से ही व्यापार होता आया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूरोप जो है इस जगह पे है जहां पे इनके पास प्राकृतिक संसाधन की बहुत कमी है, क्योंकि ये जो है ना स्नो वाला एरिया, ठंडा वाला एरिया, और इसका जो एरिया ठंडा वाला है तो इसके चक्कर में इसको एशिया के साथ हमेशा व्यापार करना ही पड़ा है, क्योंकि एशिया जो है संसाधन से परिपूर्ण है। चाइना और भारत, चीन और भारत, और इनके लिए इनको व्यापार करना ही पड़ता था। और पहले के बहुत सारे रूट थे जिसको हम उत्तरापथ के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद 600 ईस्वी में इस्लाम का उदय हुआ, और इस्लाम के उदय के बाद ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ। ऑटोमन साम्राज्य ने इस पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया, और जैसे ही कब्जा कर लिया बिजनेस व्यापार ठप हो गया। फिर यूरोप जो है अंधकार के दौर में भी डूब गया। फिर वहां पे पुनर्जागरण हुआ, प्रबोधन काल हुआ। अब बहुत सारे यूरोपीय नागरिकों ने जो उस टाइम में जान चुके थे, नाविकों ने या नागरिकों ने या साइंटिफिक लोगों ने जो उस टाइम में जान चुके थे कि पृथ्वी गोल है, अगर मैं यहां से इधर नहीं जा सकता हूं क्योंकि इधर रास्ता रुकावट है, तो इधर भी जाऊंगा समुद्र में, तो समुद्र में गोल है तो चक्कर काट के मैं भारत पहुंच जाऊंगा। तो इसी व्यापार करने हेतु, भारत को खोजने हेतु, चीन को खोजने हेतु बहुत सारे नाविक इधर की ओर गए और भारत के लिए रास्ता उन्होंने खोजा। और इसी क्रम में जो कोलंबस है 1492 में अमेरिका पहुंच गया, और कोलंबस को लगा कि यही भारत है, लेकिन उसे मरते दम तक पता नहीं चला कि ये भारत नहीं पहुंचा है बल्कि एक नई दुनिया की खोज कर ली। और इसी क्रम में बहुत सारे विभिन्न देशों के खोज करता हुए, जैसे वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। क्या वास्को डी गामा ने सच में भारत को खोजा? बिल्कुल गलत। भारत जाने की रास्ते की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। कोलंबस गलती से अमेरिका पहुंच गया और उन्होंने, कोलंबस ने नई दुनिया खोजी। नई दुनिया क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिएगा इस मैप को, तो सारे द्वीप जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारे द्वीप कहीं ना कहीं, लेकिन ये सारे द्वीप जो है एकदम अनजान थे, तो इसीलिए इसे नई दुनिया की भी खोज कहा जाता है। कुक, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, तस्मान ने न्यूजीलैंड और तस्मनिया की खोज की, और डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत तो आप जानते हैं। कैप ऑफ गुड होप जो है बच्चा, ये है आपका, ठीक है, इसकी खोज की। अब यहां पे हम बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि भारत का रास्ता खोज लिया। किसने खोजा? तो सबसे पहले वास्को डी गामा ने खोजा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। तो सबसे पहले भारत में जो कंपनी आई, पुर्तगाली कंपनी आई भारत में व्यापार करने के लिए। फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेनिश आया, और फिर फ्रांसिस से आया। तो सबसे पहले अगर हम पुर्तगाली कंपनी की बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा अब्दुल माजिद की सहायता से कालीकट पहुंचा, और कालीकट पहुंच के कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। हुआ यूं बाबू लोग, इसको समझिए। अब देखिए वास्को डी गामा यहां से निकला, पुर्तगाल से निकला, और यहां पे आके फंस गया। अब वास्को डी गामा को ये नहीं समझ में आ रहा था कि यहां इधर की ओर निकला जाए या इधर की ओर निकला जाए। 6 महीना यहां पे बिताने के बाद वास्को डी गामा की मदद अब्दुल माजिद ने की, और अब्दुल माजिद उसे भारत ले गया, और यहां पे कालीकट पहुंचा, जहां पे कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, और कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। व्यापार का अधिकार का मतलब यह है बाबू लोग कि कालीकट राज्य में जो जमोरिन के अंतर्गत आता था, वहां पे आप मुझे व्यापार करने दीजिए। व्यापार करने का मतलब है कि यहां से मुझे मसाले खरीदने दीजिए और अपने यूरोप में जाके बेचने दीजिए। और उन्होंने कालीकट से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, वहां से मसाले खरीदे, सामान खरीदा, और उन मसालों को लेकर सीधे यूरोप पहुंच गया और उन मसालों को बेचा। लेकिन जिन मसालों को उसने बेचा उसको वहां पे 60 गुना मुनाफा हुआ, यानी कि 1 रुपया के मसाला में उसने 60 रुपया में बेचा। तो इतना गुना मुनाफा हुआ, तो जो भी यूरोपीय कंपनियां थी वो सब
चकाचौंध हो गई और वो सब भी भारत पहुंचना स्टार्ट कर दी। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। और व्यापार करके 60 गुना मुनाफा भी कमा लिया। और फिर बाद में पुर्तगालियों ने एक कंपनी की शुरुआत की और इस कंपनी का नाम था इस्तादो दी इंडिया कंपनी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए। पहली फैक्ट्री उन्होंने कालीकट में खोली। बाद में जमोरिन के साथ इनकी कहासुनी हो गई, मनमुटाव हो गया, तो जमोरिन ने उसे बंद करवा दिया। लेकिन पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। अच्छा, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं मशीनों के द्वारा उत्पादन, एक किला तरह होता था जहां पे सामानों को ला ला के इकट्ठा किया जाता था, उसे ही वहां पे फैक्ट्री बोल दिया जाता था या व्यापारिक कोठी बोल दिया जाता था। फिर पुर्तगाली वायसराय 3 इंपॉर्टेंट हुए क्योंकि पुर्तगालियों ने यहाँ पे तो कंपनी तो शुरू कर दी, इस्तादो दी इंडिया कंपनी। पुर्तगाल के बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन उसका मेन हेड होता था जो पुर्तगाली गवर्नमेंट नियुक्त करती थी, इसको कहा जाता था पुर्तगाली वायसराय। 3 इंपॉर्टेंट वायसराय हुए ऐसे पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा, आए 1498 में, अब भारत छोड़ के गए 1961 में। लेकिन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, एक अल्फांसो डी अल्बुक्र है और एक नीनो डी कुन्हा है। अब ध्यान से देखिएगा, इनका टाइमलाइन जो है 1500 के आसपास ही है और इसके बाद वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो जब 1600 ईस्वी में आएंगे तो पूरे भारत में तहलका मचा के रख देंगे। तो फ्रांसीसी सिर्फ 1500-1600 ईस्वी तक ही ताकतवर रहेंगे भारत में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में सबसे पहला लाइन तो ये याद रखना है आपको, ये पहला पुर्तगाली वायसराय था। कई एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा गया है और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाई है, जिसे शांत जल की नीति का भी आरंभ माना जाता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, जो कि भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट वायसराय है अल्फांसो डी अल्बुक्र। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद आया, दूसरा वायसराय बनकर भारत आया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अल्मीडा बाबू ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की हुई थी उसको भैया पहले इन्होंने कहा बंद करो। और फिर 1510 में बीजापुर के शासक से लड़ाई लड़ी और आदिल शाह, जो बीजापुर का शासक था, कौन सा शासक था? आदिल शाह, उससे उन्होंने गोवा को छीन लिया और पुर्तगाली साम्राज्य की नींव यहीं से पड़ गई, क्योंकि पहला ऐसा साम्राज्य था जहां पे वो उन्होंने डायरेक्ट अधिकार किया। पहले तो वो फैक्ट्री खोल रहा था दूसरे के राज में, अब आदिल शाह से उन्होंने युद्ध करके गोवा ही छीन लिया। अब गोवा छीन लिया तो यानी कि साम्राज्य, क्योंकि साम्राज्य बनाने के लिए भूभाग होना चाहिए और ये इसका पहला भूभाग था गोवा, जो उन्होंने आदिल शाह से 1510 में छीना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में गोवा के बारे में पूछा गया है। 1510 में आदिल शाह से गोवा को छीना और पुर्तगाली साम्राज्य की नींव यहां पे पड़ गई। तीसरा और इंपॉर्टेंट है आपका नीनो डी कुन्हा। अल्बुक्र के बाद इंपॉर्टेंट है नीनो डी कुन्हा। अल्फांसो डी अल्बुक्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी। कई बार क्वेश्चन में आया पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो अल्बुक्र ने। इसके बाद है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगाली साम्राज्य का एरिया को बढ़ाया। तो अल्बुक्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण वायसराय है। 1530 में कोच्चिन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया। गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया। इसलिए आप जाइएगा गोवा तो आपको बहुत सारे गॉथिक कला, जो पुर्तगालियों का एक देन था, उस कला के आपको बहुत सारे चर्च मिलेंगे। गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात की नीनो डी कुन्हा और धोखे से बहादुर शाह को, जहाज पे ही बहादुर शाह को मार दिया और बसीन और द्वीप पर आधिपत्य कर लिया और जो पुर्तगाली साम्राज्य उसका एरिया, जो सिंपल गोवा था, उसका एरिया अब बढ़ा दिया। तो नीनो डी कुन्हा इंपॉर्टेंट और यहीं तक इसका रहेगा। ठीक है, अब आइए, पुर्तगाली ने सबसे पहले कार्तिज पद्धति लागू की। कार्तिज पद्धति क्या है? पुर्तगालियों ने इस पूरे समुद्र पे एक तरह से अधिकार कर लिया था और जिसको इधर से जाना होगा, इधर से जाना होगा, वो एक शुल्क चुकाएगा और वो पुर्तगालियों को चुकाना होगा। इसी को बोला जाता था कार्तेज पद्धति। अकबर ने भी समुद्र में व्यापार हेतु कार्तेज स्वीकार कर लिया था। आप सोचिए, भारत का बहुत बड़ा मुगल शासक अकबर, इन्होंने भी समुद्र में जाने के लिए इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था, ये कार्तेज। ठीक है, जो कि मुगल उस टाइम में कितने पावरफुल हुआ करते थे। भारत में जो आप देखते हैं, तंबाकू आप खाते हैं, जिसको खैनी बोलते हैं, आलू खाते हैं, टमाटर खाते हैं, ये सब जो आप खाते हैं, ये सब पुर्तगाली वाले लेके आए थे, पुर्तगाल लेके आए थे, पुर्तगाल वाले। अगर ये पुर्तगाल वाले नहीं आते तो आपको ये सब चीज अभी मिलता भी नहीं। तो सोच के देखिए, पुर्तगाली आए तो अपने साथ बहुत सारा सामान भी लेके आए। क्या सही क्या या गलत क्या, उसको छोड़ दीजिए, जो फायदा हमको मिला उस पर अभी ध्यान दीजिए। जहाज निर्माण का करने का कला भी यही लेके आए। प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में शुरुआत हुई, पुर्तगाली ही लेके आए। इन सभी का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों का। चाहे तंबाकू, आलू, टमाटर, ये सब।
तंबाकू, आलू, टमाटर आपको दिखेगा दक्षिण अमेरिका का, और ये दक्षिण अमेरिकी फसल है जो भारत में लाई गई, क्योंकि वहां भी पुर्तगालियों ने, स्पेन वासियों ने कब्जा किया था। स्थापत्य कला में गौथिक कला की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला किसको कहते हैं? देखिए, जो भवन बनाते हैं ना, उसी को हम स्थापत्य कला बोलते हैं, और उसका डिजाइन कैसा होता है उसी को हम बोलते हैं स्थापत्य कला। जैसे आप प्राचीन भारत में पढ़ोगे कि द्रविड़ कला था, एक बेसर कला था। तो ये जो मंदिर बनाने की जो कला होती थी, या घर बनाने की कला जो होती थी, भवन बनाने की जो कला होती थी, उसी को स्थापत्य कला कहा जाता था। भारत में जो गौथिक कला की शुरुआत है भाई पुर्तगालियों ने की। सिंपल है, पहले आए तो पहले करेंगे। 1932 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया। पुर्तगालियों ने क्या किया? 1932 में शाहजहां हुगली में व्यापार करने के लिए गए, और व्यापार करते करते हुगली में लूटपाट मचा दिया। लूटपाट मचा दिया, इसलिए शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को भगा दिया। 1661 में क्या हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। यानी कि कैथरीन का जो विवाह है, कैथरीन का विवाह किससे हो गया? वेट्स चार्ल्स द्वितीय के साथ, चार्ल्स के साथ। ठीक है, चार्ल्स कहाँ का था? ब्रिटिश का था। कैथरीन कहाँ की थी? पुर्तगाली राजकुमारी थी। अब भैया आप बताइए, हमारे लोगों के यहाँ पे शादी होता है तो हम लोग क्या करते हैं? दहेज देते हैं ना। लड़की वाला दहेज देता है लड़का वाले को, तो यहाँ भी दहेज दिया। और कैथरीन ने जो दहेज दिया, कैथरीन वालों ने, पुर्तगाल वालों ने, वो बंबई प्रांत को ही दहेज में दे दिया कि कहा लीजिए भैया, दहेज में बेटी से तो शादी कीजिए ही चार्ल्स बाबा, और बदले में बंबई भी दहेज में ले लीजिए। अब चार्ल्स बाबा बंबई को लेके क्या करते? वो तो ब्रिटिश के राजकुमार थे, तो इस बंबई को इसने क्या किया? जो ब्रिटिश की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको दे दिया। कहा भैया आप लो ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहां से जो किराया मिलेगा 10 पाउंड वो मुझे दे दीजिएगा। तो कैथरीन ने दहेज में चार्ल्स को बम्बई दिया, और चार्ल्स ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 10 पाउंड पे। फिर पुर्तगाली का कहानी खत्म। अब आते हैं डच। 1602 में डच कंपनी आई, और इस कंपनी का नाम रखा गया वेडिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। ध्यान रखिएगा कि 60 गुना मुनाफा जो पुर्तगाली कंपनी को आया था, तो सारे यूरोपीय कंपनियां का आंखें चुंधी आ गया था। वो भी भारत आना चाहती थी व्यापार, क्योंकि मुनाफा सबको कमाना है, और इसी क्रम में डच आए। प्रारंभ में इन्होंने अपना व्यापार इंडोनेशिया तक सीमित रखा, भारत के साथ संपर्क किया बाद में, और बाद में भारत से सूती कपड़े को भी शामिल किया। और यानी कि भारत के साथ सूती कपड़े का व्यापार डचों ने शुरू किया। शुरू में इन्होंने पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की। बाद बाकी इनका जो मेल मुख्यालय हो गया नेगापट्टनम। अधिकांश फैक्ट्री पूर्वी तट पे थी। इन्होंने ना इंटरनल भाग में भारत में नहीं व्यापार किया। ये इनका जो मेन फोकस था इंडोनेशिया और भारत का पूर्वी तट, यहीं पे था। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। भारत से वस्त्र निर्यात यानी कि सूती कपड़ा जो भारत से ले जाया गया यूरोप, वो सबसे पहले डचों ने ले गया। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ डच और अंग्रेज के बीच में, जहां पे अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और डच की शक्ति को खत्म कर दिया। और ये जो है भारत पे तो बहुत कम, इंडोनेशिया की तरफ ज्यादा एक्टिव थे डच। डच के बाद जो हम पे आगे 200 साल तक राज करने के लिए आएगा वो आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम याद रखिएगा कि 1599 में व्यापारियों के समूह ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की थी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा गया। ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम में आया भी है डायरेक्ट, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी व्यापारियों का समूह चालू करती है। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है व्यापारियों का समूह। पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, डेनिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, इन कंपनी को वहां के राजा करते, वहां का जो सरकार होता है वो तैयार करता है। और इस कंपनी को किसने किया था? व्यापारियों का समूह। यानी कि देखा जाए तो ये प्राइवेट कंपनी था और ये सभी कंपनी कौन था? सरकारी कंपनी। और आप जानते हैं सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अच्छा किसका प्रशासन रहता है? तो आप कहोगे कि प्राइवेट कंपनी का। तो ये सेम ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी ही कंपनी थी। 1600 ईस्वी में इस कंपनी ने अपने स्थापना के 1 साल के बाद 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इन्होंने एक चार्टर लिया। और ये चार्टर ये था कि हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे। पूर्वी देशों के साथ कहने का मतलब क्या है? तो देखिए ये 15 सालों का चार्टर था, इसको मैप में समझिए। ये देखिए ये हमारा यूरोप है, ठीक है। ब्रिटेन आपका था यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ। ब्रिटेन को यहां से दिखेगा नहीं तो ईस्ट इधर पड़ेगा। तो ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए इन्होंने 15 साल का चार्टर लिया। अब व्यापार का मतलब क्या? ब्रिटिश का एक ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरब के साथ व्यापार कर सकती है, इसका इन्होंने चार्टर लिया। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से
15 साल का लिया। फिर 1609 में जस्ट 9 साल के बाद जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा भैया जहां जब तक तुमको मन है तब तक भारत में व्यापार करो, ये तुम्हारा ही अधिकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और ये कब तक व्यापार करते रहे? मेनली 1857 तक। 1857 तक व्यापार क्या करेंगे, भारत पे राज ही कर रहे थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर की दरबार में गया। अब इनको तो भाई व्यापार करने के लिए मिल गया अपने महारानी की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैप्टन हॉकिंस था वो भारत में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर कौन था? याद कीजिए, आप याद कीजिए, मुगल शासक था। मुगल शासक था जहांगीर। कौन था? अकबर का बेटा था। अकबर के बेटा के समय में यह आया। और कैप्टन हॉकिंस अकबर के बेटा जहांगीर के शासन में या दरबार में आया और फैक्ट्री खोलने की आज्ञा ली, शाही आज्ञा लिया। और 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोल दी। फिर हॉकिंस फारसी का भी जानकार था। प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। वो व्यापारिक जहाज जो पहली बार इंडिया आया हुआ था। फिर कैप्टन हॉकिंस के बाद 1615 में सर टॉमस रो फिर से जहांगीर के दरबार में आया। अब मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त किया। भाई कैप्टन हॉकिंस जो है सिर्फ मुगल के साथ व्यापार करना चाहता था, लेकिन सर टॉमस रो जब आया तो वो पूरा मुगल साम्राज्य के साथ व्यापार करना चाहता था। जहां जहां मुगल सल्तनत फैली थी उन सब के साथ वो व्यापार करना चाहता था। सर टॉमस रो उनको मिला। ठीक है। फिर दक्षिण भारत में 1611 में मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली। मुसलीपट्टनम, ध्यान रखिएगा, डचों ने भी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में ही खोली थी। 1668 में ब्रिटिश सरकार से बॉम्बे प्राप्त हुआ। बॉम्बे याद है, पुर्तगाली कैथरीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बेटे से शादी की, राजकुमार चार्ल्स से शादी की, बॉम्बे को दहेज में दिया और बॉम्बे को चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया। यही सारी कहानी आपको यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गया। अच्छा देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई? 1599 में। उस समय अकबर जिंदा था। लेकिन व्यापार करने का जो आज्ञा दिया है किसने दिया? जहांगीर ने दिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, फिर अंग्रेजों ने हुगली को लूटा 1686 में। सेम पुर्तगाली भी हुगली को लूटेंगे, लूटपाट करेंगे और अंग्रेज भी लूटेंगे। मुगल सेना से संघर्ष होगा। फिर 1.5 लाख मुआवजा लिया जाएगा। अब पुनः औरंगजेब जो है उनको अधिकार दे देंगे कि भैया आप व्यापार करो। 1686 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड का निष्कासन भी औरंगजेब कर देते हैं। फिर क्या होता है, फर्रुखशियर जो मुगल दरबार का या मुगल नवाब रहता है वो बीमार हो जाता है। ठीक है, बीमार हो जाता है। हैमिल्टन एक डॉक्टर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, फर्रुखशियर का इलाज कर देता है और इलाज सफल होता है। फर्रुखशियर ठीक हो जाता है। फर्रुखशियर खुश होता है और 1717 में बहुत बड़ा कांड कर देता है। पूरी कंपनी को कहता है भैया आप 3000 रुपया मुझे 1 साल का दे दीजिए। 3000 रुपया वार्षिक दे दीजिए, 1 साल का 3000 किराया, 3000 रुपया शुल्क दे दीजिए और आपको मुगल साम्राज्य जहां भी फैला है वहां पे आप व्यापार कीजिए बिना टैक्स के, बिना किसी चीज के। इसी को कहा गया निःशुल्क व्यापार करने का फरमान ले लिया। क्या ले लिया बाबू लोग? फरमान ले लिया। और इसी को ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को महाअधिकार पत्र कहा। और यही जो फरमान है आपको प्लासी युद्ध में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा और यही प्लासी युद्ध को करवाएगा। फर्रुखशियर ने 1717 में 3000। कई बार क्वेश्चन आया कि फर्रुखशियर ने फरमान कब दिया, तो 1717 में। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में अब देखते हैं डेनिश। सबसे पहले हमने पुर्तगाली देखा 1498 में, फिर 1602 में देखे। ऐसे ही स्थापना तो 1600 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन पहला बार लेने के लिए आया था 1608 के आसपास। फिर डेनिश आए। डेनिश 1620 में त्रेंगोबार में, या ट्रेंगोबार, इसको ट्रेंगो भी बोलते हैं, ट्रेंगो भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेंगोबार में इन्होंने स्थापना की। 1845 में सारी फैक्ट्री उन्होंने कहा भैया अंग्रेज भैया आप ले लो, और वो भारत छोड़ के चला गया। फिर आता है मेन फ्रांसीसी, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होगी। तो भैया फ्रांस की कंपनी की जो शुरुआत है 1664 में लुई 14वां जो फ्रांस का महत्वपूर्ण राजा हुआ है, उसका जो एक मंत्री था कोलबर्ट, उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आया हुआ है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? तो कोलबर्ट ने की थी। किसने की थी? कोलबर्ट ने। 1668 में फ्रेंकोइस केरो द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री की भी स्थापना फ्रांस की तरफ से कर दी गई। फिर 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने एक फ्रांसीसी को एक जगह किराए पर दे दी, जहां पे फ्रेंच वासियों ने या फ्रेंचों ने
चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी का निर्माण किया। तो यहां से फ्रांसीसी चलेगा और फिर आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में यूरोप का झगड़ा अमेरिका में भी पहुंचेगा और वो झगड़ा भारत में भी पहुंचेगा। अब आइए, अब यूरोपीय आगमनों का क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीस आए। ध्यान रखिएगा सबसे पहले फर्स्ट पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट भी कौन रहे? पुर्तगाली रहे। इसको ध्यान रखिएगा। अब कुछ शहरों के संस्थापक हैं जो बाद में थे तो गांव, बाद में गांव जुड़ते जुड़ते क्या बन गए? शहर। जैसे कलकत्ता कई बार आया है, चौरनॉक ने इसकी स्थापना की। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की। नई दिल्ली की स्थापना लुटियंस एंड बेकर ने की। बॉम्बे की स्थापना अंगियार ने की। थोड़ा याद रख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी स्टैटिक जीके में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है चलो, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या चाहिए और कैसा सेशन लग रहा है, क्या सुधार किया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।